नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एक नई और कॉस्ट इफेक्टिव एयर टू सरफेस मिसाइल को लेके है। अभी इस सेगमेंट में हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा इंडिजिनस ऑप्शन मौजूद नहीं है और ब्रह्मोस के अलावा अभी हमारे पास कोई भी इंडिजिनस इफेक्टिव एयर टू सरफेस मिसाइल मौजूद नहीं है। हालांकि अभी डीआरडीओ की तरफ से एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को भी डेवलप किया जा रहा है, लेकिन इसे अभी बन के तैयार होने में काफ़ी समय लगने वाला है और ये भी एक लॉन्ग रेंज की मिसाइल होने वाली है। पर इसी बीच डीआरडीओ की तरफ से एक बहुत ही बड़ी सफलता को हासिल किया गया और अभी पता चला है कि डीआरडीओ की तरफ से भी रुद्रम 2 मिसाइल का एक सफल परीक्षण किया जा चुका है। रुद्रम 2 मिसाइल की बात करते हैं, रुद्रम सीरीज का एक मिसाइल है जिसमें इसकी जो इनिशियल वेरिएंट था यानी कि रुद्रम 1 मिसाइल था वो एक एंटी रेडिएशन मिसाइल था, लेकिन इसके बाद इसकी 2 से 3 अलग अलग वेरिएंट को भी डीआरडीओ की तरफ से भी डेवलप किया जा रहा है और एक कॉस्ट इफेक्टिव एयर टू सरफेस मिसाइल के तौर पर इसको डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। इनमें से हाल ही में टेस्ट किए गए रुद्रम 2 मिसाइल की बात करें तो इसका रेंज करीब 300 किलोमीटर तक होने वाली है और इसे सुखोई से लेके हमारे मिराज तक कैरी कर सकते हैं। इसमें एक इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का इस्तेमाल किया जाता है जो कि दुश्मन की बंकर्स, एयर स्ट्रिप्स और फ्यूल डिपो जैसे हाई वैल्यू टारगेट को स्ट्राइक करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसकी एक और खास बात यह भी है कि इसमें 200 केजी तक की वॉरेट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि बहुत ही खतरनाक डिस्ट्रक्शन को प्रोवाइड कर सकता है। और जैसे कि इसको सुखोई से लेके मिराज तक भी कैरी कर सकता है तो इसमें हमारी स्टैंड अप स्ट्राइक कैपेबिलिटी काफी हद तक बेहतर होने वाला है। इसके बाद अभी इसकी जो थर्ड वेरिएंट को बनाया जा रहा है जिसको रुद्रम 3 कहा जाएगा, उस मिसाइल की रेंज करीब 550 किलोमीटर तक होने वाली है जो कि पूरी तरीके से तैयार होने के बाद हमको ये फर्दर एनहांस्ड फायर पावर देने के साथ साथ बेहतर स्टैंड अप कैपेबिलिटी भी देने वाला है। अगला अपडेट अर्जुन टैंक को लेके। इनिशियली अर्जुन टैंक को जिस वजह से डेवलप किया गया था वो उतना सफल नहीं हुआ था और खास करके इसकी वेट की वजह से अर्जुन टैंक को बड़ी मात्रा में इंडियन आर्मी में इंडक्ट नहीं किया गया था क्योंकि इसको सिर्फ हम लिमिटेड एरिया में ऑपरेट कर पाएंगे। और इनिशियली प्लान किया गया था कि इसके एक मार्क 1 वेरिएंट के बाद इसके एक मार्क 2 वर्जन को भी डेवलप किया जाएगा जिसमें टैंक्स की वेट को काफ़ी हद तक रिड्यूस करने के साथ साथ इसमें काफ़ी सारे अपग्रेड किया जाएगा और मॉडर्न सिस्टम से इक्विप किया जाएगा। लेकिन बाद में जो सारे अपग्रेड अर्जुन MK2 के लिए होने वाले थे वो सभी के सभी अर्जुन MK1A टैंक के साथ इंटीग्रेट करके इंडियन आर्मी को ऑफर किया गया था और अभी इनको खरीदने के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से रिसेंटली ऑर्डर को भी प्लेस किया गया था। और उसके बाद ऐसा लगा था कि शायद अभी अर्जुन टैंक का जो सफर था वो यहीं पर खत्म होने वाला है क्योंकि इससे आगे डीआरडीओ की तरफ से अपनी नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक को डेवलप करना स्टार्ट किया गया था। इसका डिजाइन कंप्लीटली अलग होने वाला था, लेकिन अभी डीआरडीओ की चीफ की तरफ से ये बात बताया जा रहा है कि अभी डीआरडीओ की तरफ से अर्जुन MK2 टैंक को भी डेवलप किया जा रहा है और इसको 2030 तक प्रोडक्शन में एंटर करने का प्लान किया जा रहा है। लेकिन अभी तक ये बात क्लियर नहीं है कि डीआरडीओ की तरफ से जो अर्जुन MK2 टैंक को डेवलप किया जा रहा है, जिसकी बात अभी किया जा रहा है, ये अर्जुन टैंक की एग्जिस्टिंग वेरिएंट के चेसिस को बेस करके बनाया जाएगा या फिर जो डीआरडीओ की तरफ से अभी नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक को बनाया जा रहा है उसको बेस करके बनाया जाएगा। अब इसके अलावा बस इतना ही पता है कि अर्जुन MK2 टैंक की जो मेन चेंजेस होने वाली है वो इसकी वेट को लेके होने वाली है और इसका जो वेट होगा अभी इसको 50 टन के आसपास रिड्यूस करने का प्लान किया जा रहा है। अब आप सबको क्या लगता है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक और अर्जुन MK2 टैंक ये दोनों अलग अलग टैंक होने वाले या फिर एक ही टैंक होने वाला है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। इतिहास में ऐसा कई बार हो चुका है जिसमें आपने देखा होगा कुछ एयरक्राफ्ट रहस्यमय तरीके से रडार से गायब हो जाते हैं जिनका कोई अता पता नहीं चलता और अगर मिलता भी है तब तक काफी देर हो चुका होता है। ऐसा एक हादसा 2019 में भी हुआ था जिसमें इंडियन एयरफोर्स की एक AN-32 एयरक्राफ्ट अचानक से अरुणाचल प्रदेश में गायब हो गया था और काफी दिनों तक खोजबीन करने के बाद लगभग 1 हफ्ते के बाद जाके उस एयरक्राफ्ट के अवशेष पता चला था और क्रैश साइट का वहां पे पता चला था। अब आमतौर पर हर एक एयरक्राफ्ट को रडार के द्वारा ट्रैक किया जाता है, लेकिन रडार की रेंज लिमिटेड होती है जिस वजह से रडार की कई ब्लैंक स्पॉट होते हैं और उस जगह में रडार सिग्नल नहीं होता है, जिस वजह से वहां पर रडार की मदद से एयरक्राफ्ट को ट्रैक नहीं किया जा सकता। और कभी कभार रडार को जैम भी कर दिया जाता है जहां पे दुश्मन हमारे रडार के साथ छेड़छाड़ करती है, तो उस कंडीशन में रडार सही तरीके से काम नहीं करता है। इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक्यूरेट एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग के लिए एक सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा था और अभी इंडियन एयरफोर्स की बेस रिपेयर डिपो की तरफ से एक रियल टाइम एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग सिस्टम को डेवलप कर लिया गया है जो कि रियल टाइम में एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर सकता है और इसकी ट्रैकिंग डिटेल हर 30 सेकंड में एक बार अपडेट होता रहता है।
जिससे किसी भी एयरक्राफ्ट की पाथ को ट्रैक किया जा सकता है और इसमें हमें काफ़ी हद तक एक्यूरेटली एयरक्राफ्ट का लोकेशन का पता चल सकता है। यानी कि अगर किसी एयरक्राफ्ट के साथ कुछ हादसा हो जाता है तो उसको ढूंढने के लिए हमारे पास एक एक्यूरेट लोकेशन मौजूद होगा जहां पर हम उस एयरक्राफ्ट को ढूंढ पाएंगे और उसमें काफ़ी कम समय में इवैक्यूएशन को वहां पे स्टार्ट कर पाएंगे। इस सिस्टम को भी फाइनल टेस्ट के लिए रखा गया और बताया जा रहा है कि इसकी फाइनल टेस्टिंग को लद्दाख में करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि कंप्लीट होने के बाद इसको इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक्टिव भी किया जा सकता है। अगला अपडेट एचएएल की तरफ से। रिसेंटली अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर भारत आए हुए थे और उनकी इस विजिट के दौरान मीडिया की तरफ से और खास करके जी बिजनेस की तरफ से एक आर्टिकल को पब्लिश किया गया था जिसमें बात बताया गया था कि अभी अर्जेंटीना की तरफ से भारत से तेजस को खरीदने के लिए बातचीत किया जाने वाला है। लेकिन रिसेंटली एचएएल की तरफ से बात बताया गया था कि अर्जेंटीना के ऑफिशियल्स थे उनको तेजस में उड़ान भरने का मौका दिया गया था और साथ ही तेजस को अच्छे तरीके से उनको इवेल्युएट करने के लिए भी दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक तेजस को खरीदने के लिए अर्जेंटीना पूरी तरीके से कन्विंस नहीं हुआ है और स्पेशली तेजस में इस्तेमाल होने वाली यूके बेस्ड सिस्टम को लेकर अर्जेंटीना की तरफ से कंसर्न जताया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद अभी एचएएल को खाली हाथ वहां पे नहीं रहना पड़ा क्योंकि अर्जेंटीना की तरफ से अभी एचएएल से हेलीकॉप्टर को खरीदने का फैसला किया गया और अभी अर्जेंटीना की तरफ से एचएएल के साथ एक एग्रीमेंट को भी साइन किया गया जिसमें यह बताया जा रहा है कि आगे चल के अर्जेंटीना भारत से लाइट टू मीडियम वेट कैटेगरी की हेलीकॉप्टर को वहां पे खरीद सकता है। हालांकि इसको लेके जो लेटर ऑफ इंटेंट को साइन किया गया था उसमें सिर्फ यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को ही खरीदने का प्लान किया गया था, यानी कि इसमें लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को खरीदने का कोई भी मेंशन नहीं किया गया था। पर बात साफ है कि जल्दी अर्जेंटीना की तरफ से भारत से यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को खरीदा जा सकता है जिसमें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और हमारे लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जैसे हेलीकॉप्टर को एक्सपोर्ट करने का मौका मिल सकता है। अगला अपडेट भारत और यूनाइटेड स्टेट की तरफ से। रिसेंटली पिछले 2-3 सालों में भारत और यूएस के बीच जो डिफेंस रिलेशन है या फिर डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे बन चुके हैं और इसके पीछे जो मेन कारण है वो चाइना है, जो कि भारत और यूनाइटेड स्टेट दोनों का कॉमन एनिमी है और इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट भारत को बेहतर डिफेंस इक्विपमेंट को हासिल करने में काफ़ी समय से मदद कर रहा है। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट की तरफ से एक स्टेटमेंट में बताया गया था कि अभी वो भारत के साथ मिलकर कई जॉइंट डिफेंस प्रोजेक्ट पर भी काम करने वाले, जिसमें से अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से बात कंफर्म किया गया कि सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट और इंडिया साथ मिलकर अभी एक एक्सटेंडेड रेंज की आर्टिलरी सेल को डेवलप करने का प्लान कर रहे हैं। अब इस सेगमेंट में अभी चाइना हम दोनों से काफ़ी आगे चल रहा है क्योंकि चाइना के पास अभी जो आर्टिलरी सेल मौजूद हैं ये करीब करीब 130 किलोमीटर के आसपास स्ट्राइक कर सकते हैं। इसको काउंटर करने के लिए यूनाइटेड स्टेट पहले से ही कोशिश कर रहा था और अभी भारत की तरफ से भी एक रैमजेट पावर की आर्टिलरी सेल को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है जिसकी स्ट्राइकिंग रेंज 150 किलोमीटर के आसपास हो सकता है। लेकिन अब यूनाइटेड स्टेट और भारत की तरफ से साथ मिलकर भी एक एक्सटेंडेड रेंज की आर्टिलरी सेल को डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है जो कि चाइना की आर्टिलरी पावर को आउटमैच कर पाएगा। इसको लेकर अभी फर्दर डिटेल तो पब्लिश नहीं किया जा रहा, लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि इस नए आर्टिलरी सेल की रेंज 120 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर के अंदर होने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।